नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो बड़ी ही मार्मिक है। या कह लें कि एक कहानी ना होकर के आज उस जीवन की सच्चाई है जिस जीवन को हम और आप जी रहे हैं। रिश्तों की एक ऐसी परकथा, रिश्तों की एक ऐसी कथा, रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई जो आज इस समय के दौर में लोगों को रुलाने पर, लोगों को आंसू बहाने पर मजबूर कर देगी। ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि वर्तमान के परिदृश्य को, वर्तमान के रिश्तों को सामने लेकर आती है, उजागर करती है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक कहीं के एक जनरल रिटायर्ड मेजर थे जो कि रहते थे कहीं पर। उन्होंने अपने बच्चों की, जो उनके 2 पुत्र थे, उनकी परवरिश की। और जैसा कि सभी लोग करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करने के साथ में उनको ऊंचाइयों पर ले आने के लिए, उनको पढ़ाई कराने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में और विदेशों में भेज देते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक जनरल थे, उनके 2 लड़के थे। और नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, काल्पनिक रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं रखना चाहूँगा। केवल बताना चाहूँगा कि 2 पुत्र थे जो कि दोनों विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ समय के बाद में समय गुजरता गया और बच्चों की पढ़ाई होने के बाद बच्चे वहीं विदेश में ही सेटल हो गए। अब समय आता है जो जनरल थे उनकी वाइफ का। जैसे ही वह वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, उनकी उम्र पूरी हुई और वह मरने के लिए अपनी सैया पर पड़ी हुई थी। उस समय पर वो याद कर रही थी अपने उन दोनों बच्चों को जो पढ़ने के लिए गए हुए थे विदेश। याद करते करते उनका जो मृत्यु थी वो हो गई। ऐसे में जो जनरल थे उन्होंने अपने दोनों ही बच्चों को खबर की कि आप जल्द से जल्द अपने शहर आ जाइए, आपकी माता का देहांत हो चुका है। कुछ समय के बाद में छोटा पुत्र वहाँ पर आ चुका था। जब उससे पूछा गया कि बड़ा पुत्र कहाँ पर है, कितनी देर में आ रहा है, तो उसने कहा कि पिताजी, जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तुरंत आ चुका हूँ, लेकिन बड़े भाई हो सकता है किसी कार्य में इस समय पर अटके हुए हों या अपने कहीं गए हुए हों, वो आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। जैसे ही अगली फ़्लाइट आएगी वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि आखिर कब तक इस सब को ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा, चल के इनकी अंत्येष्टि की जाए। अब समय आता है उस बात का जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। जब लगातार छोटे भाई से पूछा गया कि आखिर कितनी देर में बड़ा भाई आ जाएगा, तो आपको फ़्लाइट कितने बजे की हैं, या कब तक आने की संभावनाएं हैं, और आखिर कब तक माँ के इस सबको ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा। तब छोटा भाई कहता है कि पिताजी, आप अब और इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि मुझे बड़े भाई ने ही यह कहकर भेजा है कि जब माँ मरी है तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तब मैं चला जाऊँगा। ये एक ऐसी घटना, एक ऐसा वाक्य जिसे सुनकर उनके पिताजी स्तब्ध रह गए और सोच में पड़ गए। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था? क्या इसी दिन के लिए हमने अपना परिवार खुद उस दुख में रहे जो बच्चों के जो अलग होने पर जो बच्चों का विछोह होता है उसको झेल कर आज हमने ये दिन देखने के लिए इन बच्चों को बड़ा किया था? जब इतना होने के बाद में छोटे बेटे से कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। वह कर्नल अपने अंदर रूम में जाते हैं, वहाँ बैठकर एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने आप से अलग करता हूँ और अपनी सारी संपत्ति वृद्धाश्रम में दान करता हूँ, अनाथालय में दान करता हूँ। मेरे सारे मेडल जो मैंने इस देश की सेवा करते हुए प्राप्त की हैं, वो सारे मेडल वापस मिलिट्री को देता हूँ। और इसी के साथ उन्होंने अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और नीचे लिख दिया था अंत में एक वाक्य, जो वाक्य उसके बेटों को रोने के लिए मजबूर कर देगा। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे बड़े बेटे को मैं आने के लिए मजबूर ही नहीं करना चाहता, और ये कहना ही नहीं चाहूँगा कि वो यहाँ आकर के मेरी अंत्येष्टि में शामिल हो और मुझे मुखाग्नि दे। मैं तुम्हें इस ऋण से मुक्त करता हूँ और इस लेटर में लिख कर जाता हूँ, अपने पत्र में लिख कर जाता हूँ कि मेरे बड़े बेटे को मेरे मरने के बाद में सूचित भी ना किया जाए। जिसके बाद में दोनों पति पत्नियों के जो शव थे उनको एक साथ रख के मुखाग्नि दी गई। तो ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम सभी को सोचना होगा। ऐसी ही घटना के बारे में हमारे साथ वृंदावन की एक समाज सेविका हैं लक्ष्मी गौतम। क्या कहा उन्होंने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम वृंदावन से
मैम, एक पोस्ट डाली थी आपने लखनऊ से रिलेटेड, जिसमें बेटा अमेरिका से नहीं आ पाता पिताजी की मौत के बाद। इस पोस्ट को लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये तो एक पोस्ट थी जो हकीकत है, और ऐसी हकीकत मेरे जीवन में तो हर दिन आती रहती है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा है। मेरी जो संस्था है कनकधारा, वो बुज़ुर्गों की, और ऐसे बुज़ुर्गों की जो अपने घर से दूर वृंदावन में पड़े हुए हैं, या उनके बच्चों द्वारा छोड़े गए हैं, या वो परेशानी से आ गए हैं, तो उनके दुख दर्द को सुन के दिल में भावुकता। और आपका सवाल बड़ा भावुक कर देने वाला और संवेदनशील सवाल है, जो आज के समाज की हकीकत है। ये पोस्ट मुझे पढ़ी थी मैंने, और लखनऊ के एक रिटायर्ड कर्नल, अवकाश प्राप्त कर्नल की बड़ी दर्द भरी कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी, जो हमें आज के समाज का, आज की संतान की जो असली हालत है, जो हकीकत है, उससे रूबरू कराता है। कि पत्नी की मृत्यु हुई, और उनके दोनों बच्चे, जिनको उन्होंने जी जान से पैसे खर्च करके, तन मन धन से, एक माँ बाप अपने बच्चे को क्या नहीं देते, उसकी शिक्षा के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए संस्कार भी देते हैं, उसको पालते भी हैं, उस पर पैसा भी लुटाते हैं, और अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वो दोनों बच्चे विदेश में थे, और जब माँ की मृत्यु हुई, फ़ोन पर उनको सूचित किया गया, और उनकी बेटों के इंतज़ार में माँ का पार्थिव शरीर रखा भी रहा, और बेटा आया, छोटा बेटा। और जब उस छोटे बेटे ने कहा कि पिता ने पूछा उससे कि बड़ा भाई क्यों नहीं आया, तो बोले हाँ, मेरी बड़े भाई से फ़ोन पे बात हुई थी, और बड़े भाई ने ये कहा कि अभी माँ मरी है तो तू चला जा, और जब पिताजी ख़त्म होंगे तो मैं चला जाऊँगा। मैं बोल नहीं पा रही। उस बेटे के मुंह से ये शब्द कैसे निकले कि माँ मरी है, मतलब उन्होंने माँ बाप का हिस्सा कर दिया, बंटवारा कर दिया। और ये हकीकत है। आज भी आप अपने आसपास भी देखते होंगे, समाज में सामान्य रूप से दिखाई पड़ जाता है कि माँ बाप यदि दोनों जिंदा हैं, बेटे 4 हैं, तो महीने के हिसाब से बंधे हुए हैं, दिनों के हिसाब से माँ बाप बने हुए हैं कि सुबह तुम भोजन वहाँ करोगे तो शाम को वहाँ करेंगे, 1 महीने एक बेटे के पास रहेंगे तो 1 महीने एक बेटे के पास रहेंगे। ये क्या है? माँ बाप का बंटवारा कौन कर सकता है? जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आप संतति के लिए पूरा जीवन होम कर दिया, तो उस पिता ने इस बेटे की बात सुनकर अंदर जाकर अपनी जो रिवॉल्वर थी, उसने अपने को भी ख़त्म कर लिया, और एक पत्र लिख के गया, बड़ा दर्दनाक और बड़ा संवेदनशील पत्र था कि पिता के मरने पर दोबारा विदेश से देश में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बेटा ही पूरा काम कर जाएगा। तो क्या कहेंगे? ये समाज की हकीकत है। मैम, इन कुरीतियों को लेके आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ये देखिए, कुरीतियाँ क्या है, ये आज के समाज की एक विडंबना है, और ये तो एक घटना है। अभी मैं आपको बताऊं, एक माता जो 3 साल से मेरे पास थी, मथुरा से, एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी। वो शिक्षिका भी रही, प्राइवेट स्कूल में, नामी ग्रामी स्कूल में शिक्षिका रही। जब बुजुर्गियत आई, जब बुजुर्ग हुई, बीमार हुई, तो उनके एक बहन के बच्चों के पास वो रहीं, जिन्होंने कुछ दिन बाद ही उनको रहन रखने से इनकार कर दिया, और उनकी बहन मेरे पास उनको लेके आई। मथुरा की एक प्रतिष्ठित महिला के माध्यम से वो मेरे पास आई। चूँकि एक अच्छे परिवार की महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, तो उस आश्रम में शायद अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती। दिसंबर 19 से वो मेरे पास थी। उनको छोड़ने के बाद उनके घर वालों ने कुछ दिन तक फ़ोन किए, कुछ आए, थोड़े दिन बातचीत की, 1-2 बार आए, 1-2 बार फ़ोन पे बात की। और पिछले कोरोना काल से, जब से वो बेहद बीमार हुई, कोरोना में उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनकी बहन की बेटी जो मुंबई में रहती है, उसको मैंने कई बार संपर्क किया, आने में असमर्थता जताई, जबकि उनकी धन संपत्ति, उनका मकान जायदाद, उनका बैंक बैलेंस, जब वो मुझसे बात करके गए थे, तो उसके बाद 15 दिन के अंतराल पर उनकी बहन ने सब कुछ अपने बच्चों के नाम करा लिया, और यहाँ माताजी को 2 जोड़ी कपड़े के साथ मेरे पास छोड़ गई। और आज अभी जब 1 तारीख को माताजी का स्वर्गवास हुआ, इस बीच में वो 2 बार और बीमार हुई। उन्हें लैट्रिन बाथरूम, जो एक बुढ़ापे की सामान्यतः परेशानी है,
तो मैंने, मेरे परिवार के लोगों ने, या मैंने जिसको भी रखा काम करने के लिए, उसने साफ़ किया। और जिस समय डेथ हुई उनकी, तो उनकी बेटी ने फ़ोन, पिछले 1 साल से संपर्क में नहीं थी, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन ब्लॉक में डाल दिया, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती थी कि एक बार माता जी से आके मिल जाओ, माता जी रोती हैं। रात में 7:30 बजे उनकी डेथ हुई, तो मैंने फ़ोन किया तो उनकी बेटी, बहन की बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मथुरा में रहने वाले एक रिश्तेदार को मैंने केवल हाथ जोड़ के निवेदन करके ये कहा कि ये आपके परिवार की महिला हैं, आपके परिवार की सदस्य रही हैं, तो एक बार मैं चाहती हूँ कि आप आकर अंतिम दर्शन कर लें। तो मैं 9 बजे जब उनको लेके मोक्षधाम पहुँची और तब से फ़ोन करती रही, 10:30 बजे वो सज्जन आए। जब तक मैं चिता सजा चुकी थी और उनको लिटा चुकी थी, केवल अग्नि इसीलिए नहीं दी थी कि वो दर्शन कर लें। उन्होंने आके दर्शन किए, तो मैंने उनसे कहा भी, क्या आप मुखाग्नि देंगे? बाकी काम तो मैंने पूरा कर दिया। तो बोले नहीं, उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। मैंने उस माँ को अब मुखाग्नि दी और परसों बुधवार को उस माँ के नाम से ऐसी ही बेसहारा महिलाओं को मैं भोजन कराऊंगी। क्या मैम इन चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ ये बढ़ती रहेंगी या फिर? बिल्कुल बढ़ेंगे। कोरोना पीरियड में ओमेक्स में रहने वाले एक बुजुर्ग ख़त्म हो गए। मुझे वृंदावन के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने फ़ोन किया और मैंने जब उस बेटे को फ़ोन किया तो बेटा कहता है कि मेरी माँ भी एडमिट है उसमें हॉस्पिटल में। मैम पापा का तो आप करेंगी, मेरी माँ को भी थोड़ा देख लीजिए। मैंने, क्यों आप नहीं आ सकते? बोले नहीं, मैं एक तो व्यस्त हूँ और कोरोना काल में नहीं आ सकता। जैसा कि मैं बता दूं मैम, लोग माँ बाप को तो खुश नहीं रख पाते, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को हर तरह से खुश रखते हैं, और संपत्तियों के लिए लेकिन माँ बाप को छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? अभी कल रात को एक माँ मिली है, बस स्टैंड पे थी, वहाँ से कपिल खां एक सज्जन है, वो लेकर आए मेरे पास। उसने बताया कि 2 बेटे थे और दोनों बेटों ने उसे घर से बाहर जाने के लिए कह दिया, और रात में 10:30 बजे उसे हमने आश्रम में, राधिका अपना घर में, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनकी संतानें उसके साथ ऐसा नहीं करेंगी। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक शायद वो अपने माँ बाप की कद्र, उनका सम्मान और उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।